Good morning students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 11th of April 2023, Tuesday. If you want the finance and economic related updates, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is success depends upon previous preparations and without such preparation, there is sure to be failure. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। म्यूटेड मानसून प्रेडिक्ट्स स्काईमेट। स्काईमेट ने मंडे को इंडिया के जो अपकमिंग मानसून है उसके बारे में प्रेडिक्शन किया है और एज पर द प्रेडिक्शन बाय फोरकास्टर स्काईमेट, प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट, इंडिया में विटनेस द बिलो नॉर्मल रेन दिस ईयर। इट मीन्स इंडिया का जो रेनफॉल पैटर्न है वो नॉर्मल से नीचे रहेगा, नॉर्मल से कम रहेगा इस पर्टिकुलर ईयर में। तो अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें जो कि ऑलरेडी 10 से 15 दिन डीले प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून जो कि जून के आसपास स्टार्ट होता है उसमें 15 दिन का अप्रॉक्सीमेटली डीले प्रेडिक्ट किया है स्काईमेट ने। इसके अलावा जो नॉर्मल रेन पैटर्न है उसको एवरेज से भी बिलो बताया है, जिसका मतलब ये है कि इस बार जो रूरल इनकम है, कंजप्शन है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट। अगर इंडिया में रेन कम होगी, क्योंकि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, अगर रेन कम होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर आउटपुट है वो भी रिड्यूस करेगा। तो स्काईमेट ने मंडे को अपना इस पर्टिकुलर ईयर का पहला फोरकास्ट मानसून को लेकर के पब्लिश किया है और स्काईमेट के अकॉर्डिंग इस बार जो मानसून है अप्रॉक्सीमेटली 95% रहेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का, एलपीए का। और क्यों बिलो एवरेज रहेगा इस बार का मानसून पीरियड? क्योंकि स्काईमेट के अकॉर्डिंग इस बार एल नीनो वेदर पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंडिया के कई पार्ट्स में ड्राउट्स और पुअर रेनफॉल की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। हालांकि अभी भी हमें कंट्री के कई पार्ट्स में एक अनसर्टेन रेन देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार एल नीनो के अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में पुअर रेनफॉल पैटर्न और कुछ पार्ट्स में ड्राउट की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो व्हाट इज़ दिस एल नीनो वेदर पैटर्न? और कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं एल नीनो और ला नीनो। सो एल नीनो बेसिकली और जनरली लिंक टू द पुअर साउथ वेस्ट मानसून, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 15 दिन ऑलरेडी डिले है एज पर द स्काईमेट। सो एल नीनो आर जनरली लिंक्ड विद द पुअर साउथ वेस्ट मानसून रेंज अक्रॉस द इंडिया and it has already been observed in previous years also। 2009 में भी हमें एल नीनो देखने को मिला था, 2014, 15 और 18 में भी एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ये जो ईयर्स रहे अगर आप देखें तो इन सारे सालों में या इन सारे ईयर्स में जो मानसून रहा है वो एवरेज से नीचे रहा है, जो एलपीए से नीचे रहा है। और अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो बेसिकली एल नीनो कॉजेज द पैसिफिक जेट स्ट्रीम टू मूव साउथ एंड स्प्रेड फर्दर ईस्ट एंड ड्यूरिंग विंटर दिस लेड टू wetter conditions than usual in the southern USA and warmer and drier conditions in the north, that is Indian subcontinent. And definitely El Nino also has a very strong impact or effect on marine life of the Pacific coast. तो बेसिकली जेट स्ट्रीम के मूवमेंट, साउथ वेस्ट मूवमेंट की वजह से, साउथवर्ड मूवमेंट की वजह से हमें इंडिया और इंडिया के आसपास के जो रीजन है वहाँ पर हमें शॉर्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। और इंडिया जैसा कंट्री जो कि एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए हैविली डिपेंड है मानसून पर, रेन पर, क्योंकि हमारे यहाँ इरिगेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। लार्जली जो हमारी डिपेंडेंसी या फार्मर की डिपेंडेंसी होती है वो मानसून और रेनफॉल को लेकर के होती है। और स्काईमेट के इस प्रेडिक्शन के बाद या इस फोरकास्ट के बाद इंडिया में एग्रीकल्चर आउटपुट को लेकर के कंसर्न रेज हुए, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है इस समय ऑलरेडी हाई है और अगर एग्रीकल्चर आउटपुट इम्पैक्ट करेगा तो डेफिनेटली इट मे लीड्स टू हायर इन्फ्लेशन इन अपकमिंग टाइम एंड दिस मे ड्राइव द फार्मर टू रीसॉ द क्रॉप्स एंड पुश अप द डिमांड फॉर इरीगेशन इन द फार्मिंग सेक्टर एज वेल। तो स्काईमेट के अकॉर्डिंग एल नीनो ईयर है जिसकी वजह से एक्सेस रेनफॉल तो देखने को नहीं मिलेगा, बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा अप्रॉक्सीमेटली
80 to 60%। जो ड्राउट की कंडीशंस में रीजन रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 60% का रेनफॉल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द जो रीजन है इंडिया के वो 80%, 80 to 94% का रेनफॉल फेस कर सकते हैं। अब इंडिया में इस समय कौन सी क्रॉप बोई जाती है, बहुत कौन सी फसल जो है वो कल्टीवेट करी जाती है, तो दिस इज़ द सीज़न ऑफ खरीफ और द समर क्रॉप का सीज़न है, जो बेसिकली इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर बास्केट का 48 to 50% यानी आधा जो है वो हमारे एग्रीकल्चर बास्केट का वो सिर्फ खरीफ फसल या खरीफ और समर क्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। इंडिया में 3 फसल के सीज़न होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि वो कौन से 3 फसल के सीज़न है। फिलहाल इस सीज़न में खरीफ और समर क्रॉप जो है वो बोई जाती है, खरीफ की बुआई करी जाती है, इसको हम खरीफ फसल भी बोलते हैं, जो इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर बास्केट का 50% या आधा कॉन्स्टिट्यूट करती है। पीरियड क्या होता है, जून से लेकर के अक्टूबर। और आप देखें तो दिस इज़ द वेरी स्पेसिफिक मानसून पीरियड। इस पीरियड में जो भी फसल बोई जा रही है, चाहे वो पेडी हो, कॉटन हो, मेज़ हो, तुअर दाल हो, सोयाबीन हो, ग्राउंड नट हो, ये सारी खरीफ फसल हैं। ये सारी जो भी फसल हैं इनको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है डेफिनेटली, इसीलिए ये इस पीरियड में उनकी सोइंग करी जाती है। तो अगर एग्रीकल्चर आउटपुट नॉर्मल से नीचे रहता है तो ये जो जितनी भी फसल हैं, पैडी, कॉटन, मेज़, तुअर दाल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इन सब का जो प्रोडक्टिविटी है, इनका जो आउटपुट है वो इम्पैक्ट करेगा। एंड इंडिया डिपेंड्स हैविली ऑन मानसून रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज आई हैव डिस्कस्ड। और अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। तो अगर मानसून नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें एम्प्लॉयमेंट पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनकम, स्पेशली रूरल एरिया में जो इनकम है वो फॉल करेगी। इनकम फॉल करेगी तो डिमांड में भी हमें फॉल देखने को मिलेगा। डिमांड नहीं रहेगा तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी फॉल करेगी। तो ये तो एक सीधा इम्पैक्ट है। इसके अलावा इन्फ्लेशन से भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट करेगी। तो SkyMet के अकॉर्डिंग दिस इज गोइंग टू बी द टफ ईयर एज पर द रेनफॉल फोरकास्ट, एंड दिस इज द SkyMet फोरकास्ट एंड इंडियाज आउटपुट इन 5 years प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स। इंडिया ने कितना प्रोडक्शन किया है ईयर बाय ईयर 2018 से लेकर के 2023 तक का डेटा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। ई स्कूटर्स ड्राइव EV सेल्स टू रिकॉर्ड 1 million यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल है फाइनेंशियल ईयर 23 में वो रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया है, स्पेशली 2 व्हीलर्स को अगर हम इंक्लूड करें तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल है या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है उसकी सेल इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स है सरपास द 1 million यूनिट। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख यूनिट हमने फाइनेंशियल ईयर 23 में सेल करी है। रीज़न बिहाइंड, गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव स्कीम्स चलाई थी, गवर्नमेंट ने जो रोबस्ट प्रोडक्शन के लिए जो सपोर्ट दिया था ऑटो मेकर्स को, उन सब की वजह से हमें सिग्निफिकेंट डिमांड देखने को मिली इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। और अगर सेगमेंट वाइज देखें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 3 गुना ज़्यादा सेल देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो अप्रॉक्सीमेटली टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम का 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है, या बोल सकते हैं एक बल्क कॉन्स्टिट्यूट करता है। और मार्च में जो ये सेल रही है ये 30% तक इंक्रीज हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग मंथ्स, यानी फरवरी के कंपैरिजन में मार्च में हमें 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो और अगर ओवरऑल सेल को, EV सेल को कंपेयर करें पिछले साल से, तो 153% ज़्यादा सेल है इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 1.09 मिलियन EV व्हीकल्स जो थे उनकी सेल हुई थी फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो इस बार इंक्रीज होकर के 1.15 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो 2 व्हीलर्स की हुई है। डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर segment constitute the bulk of industry volume. So all segment of EVs have seen the double digit growth rate or double sale in comparison to the previous year, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हों, 3 व्हीलर्स हों और 2 व्हीलर्स हों। अगर ई बस सेगमेंट की बात करें तो ई बस सेगमेंट ने 60% का इंक्रीज रजिस्टर किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर पर अप्रॉक्सीमेटली 1186 यूनिट जो थे वो सेल किए गए थे या खरीदे गए थे। इस बार इंक्रीज होकर के 1904 यूनिट्स हो गए हैं एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा, जो कि
व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर सेल को जो प्रिडिक्ट करता है। और टू व्हीलर्स की अगर बात करें, टू व्हीलर दैट अकाउंट्स फॉर 62%, मैंने बोला ना बल्क जो इंडस्ट्री का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, बल्क सेल वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो 62% जो है वो टू व्हीलर कॉन्स्टिट्यूट करता है ईवी इंडस्ट्री के सेल के टोटल वॉल्यूम्स का। तो अगर हम ईवी टू व्हीलर्स की बात करें, उसने अप्रॉक्सीमेटली 7,27,000 यूनिट्स उस पर्टिकुलर सेगमेंट में सेल हुई हैं। इसी तरह से थ्री व्हीलर्स में भी 34% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, पैसेंजर व्हीकल में 4% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंट सोर्सेज के जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये सेग्रीगेटेड डेटा, ये सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल SMEV का पब्लिश डेटा है। इससे पहले का जो डेटा था वो वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन का डेटा था। तो डिफरेंट डेटा सेट्स को देखते हुए क्लियरली कहा जा सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें EV व्हीकल सेगमेंट में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ और सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल, एंड दिस इज अ रिकॉर्ड ग्रोथ। तो 2019 से लेकर के अगर हम 2023 तक का कंपैरिजन करें तो दिस इज द बजटरी एलोकेशन अंडर फेम 2 स्कीम। फेम 2 स्कीम किस लिए थी? फेम 1 फेज़ 1 जो आया था, और फेम फेज़ 2 जहाँ पर गवर्नमेंट जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के अडॉप्शन को प्रमोट कर रही थी, उसके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहे थे, उसके लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए जा रहे थे। तो ये बेसिकली एलोकेशन है, और एलोकेशन के बेसिस पर हम देखें तो उसका इम्पैक्ट हमें सेल पर देखने को क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सेंटर प्लान्स कैपिटल सपोर्ट फॉर बिल्डिंग आइलैंड वाटरवेज शिप्स। तो वाटरवेज में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आइलैंड वेसल्स और शिप के सेक्टर में इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ के पैकेज को प्रमोट करने जा रही, 5,000 करोड़ का पैकेज लाने जा रही। हालांकि अभी इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इट इज स्टिल ऑन वर्किंग स्टेज, बट यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री wants to encourage the construction of island vessels and ship in order to promote the blue economy and achieve self-reliance in case of blue economy and waterways. तो फिलहाल के लिए जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोवाइड द वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF भी बोलते हैं। तो VGF फंडिंग प्रोवाइड करने जा रही है गवर्नमेंट इन कंपनीज को, किन कंपनीज को? जो बेसिकली आइलैंड वेसल्स और शिप का कंस्ट्रक्शन करती हैं, जिससे कि कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंड वेसल और शिप को प्रोड्यूस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके या बिल्ड कर सके। बिल्ड इज द एप्रोप्रिएट वर्ड है। अब यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज़ हुआ है, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। हालांकि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता भी होगा, लेकिन जल्दी से अगर डिस्कस कर लें, व्हाट इज दिस वायबिलिटी गैप फंडिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं होते हैं। सो फाइनेंशियली वायबल जो प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं या जिनमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है और कंपनीज जो हैं वो उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने को तैयार नहीं होती, उनके पास थोड़ा अमाउंट का कैपिटल होता है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंस अमाउंट पे करके उनको प्रमोट करती है, उनको इंकरेज करती है कंपनीज को कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रोड्यूस करें। तो दिस पर्टिकुलर फंडिंग पैटर्न इज कॉल्ड एज वायबिलिटी गैप फंडिंग। सो इट इज बेसिकली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड द कैपिटल सपोर्ट टू PPP प्रोजेक्ट्स which would not otherwise be financially viable. So definitely VGF has the effect of reducing the revenue requirement to recover cost and provide a financially attractive return for the private sector. तो definitely government चाहती है कि private sector जो है वो island vessels और ship building में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बट दिस सेक्टर रिक्वायर लॉट ऑफ फंडिंग, लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है इंडिया में ये सेक्टर, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। सो देयर इज़ अ वायबिलिटी गैप फंडिंग, और उसी को फिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है कंपनीज़ को ये VGF फंड प्रोवाइड करेगी 5,000 करोड़ का, और कंपनीज़ को इंकरेज करेगी कि वो इस तरह के वेसल्स को प्रमोट बिल्ड करें। हालांकि अभी ये प्लान जो है वो अंडर डिस्कशन है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पर डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत ही मिशन मोड में काम कर रही है इंडिया में आइलैंड वेसल्स को और कार्गो मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम डेवलप करने। तो कंड्यूसिव इकोसिस्टम गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है फॉर बिल्डिंग द आइलैंड वेसल्स एंड कार्गो मूवमेंट ऑन नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज के डेवलपमेंट को भी हम कई बार कवर कर चुके हैं। कई जो रिवर्स हैं इंडिया में, जो कई सारे जो वाटर सोर्सेज हैं, उनको कनेक्ट किया जा रहा है जिससे कि
कार्गो मूवमेंट वाटरवेज के थ्रू हो सके। क्यों वाटरवेज के थ्रू गवर्नमेंट ये कार्गो मूवमेंट करना चाह रही? बेसिकली वाटरवेज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें कम कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाई गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट दिस नेशनल वाटरवेज। और इसके लिए आइलैंड वेसल्स की और शिप्स की जरूरत होगी, जिसके केस में भी गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट ही होना चाहती है, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट दिस कंड्यूसिव इकोसिस्टम, जिससे कि कंपनीज जो ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हों और इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अभी तो इनिशियली आइलैंड वेसल्स हैं और शिप्स हैं, उनको बनाने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए कंपनीज को वीजीएफ फंडिंग करी जा रही है। लेटर ऑन सी बाउंड वेसल्स और क्रूज शिप्स के लिए भी ये वीजीएफ फंड जो है वो गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है। तो ये मेक इन इंडिया कहते थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव होगा ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, जहाँ पर नेशनल वाटरवेज, शिप, वेसल्स, कार्गोस, क्रूज शिप, ये सब इंडिया के खुद की डोमेस्टिक टेरिटरी में बिल्टअप होंगे। सो लेट अस सी ये एक्चुअली प्रोग्राम जो है बीजेपी का कब आता है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं मिंट के शॉर्ट आर्टिकल्स। मणिपाल क्लोजेस ऑन KIMS हेल्थ। तो मणिपाल हॉस्पिटल जो है बेसिकली सिंगापुर स्टेट इन्वेस्टर टीमा शेख इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल को बैकअप करता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज क्लोज टू एक्वायर द केरला बेस्ड हॉस्पिटल चेन KIMS। तो अप्रॉक्सीमेटली 3,500 से लेकर के 4,000 करोड़ में ये डील फाइनलाइज हो सकती है। मणिपाल जो है वो केरला के KIMS हॉस्पिटल को एक्वायर करने जा रहा है एज पर द रीजन पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। हालांकि कंपनीज के साइड से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि डिस्कशन है वो एडवांस स्टेज में और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो सकती है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। शुगर प्राइसेस टू इंक्रीज एज सप्लाईज dwindled। तो मिल्क प्राइस की बात करें, अगर शुगर के मिल्क प्राइस की बात करें तो कंटिन्यूसली लास्ट 3 मंथ से शुगर के जो मिल्क प्राइस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है आगे आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये और ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। रीजन बिहाइंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्वीटनर इन डोमेस्टिक मार्केट। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने बेसिकली शुगर प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट था, जो डिमांड था, वो उसको एंटिसिपेट करके शुगर का जो प्रोडक्शन था वो कम किया था अक्टूबर से सितंबर मंथ में, जिसकी वजह से मार्केट में इस समय जो स्वीटनर है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो सीधा सप्लाई और डिमांड का गेम है। अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड ज़्यादा है और प्राइस इंक्रीज होंगे। तो ड्रॉप इन आउटपुट वॉज कन्फर्म्ड बाई फूड सेक्रेटरी मिस्टर राजीव चोपड़ा लास्ट वीक, और अनसीजनल रेन ऑल्सो इम्पैक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से ये हमें प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। इसके अलावा जो शुगर केन है उसको डाइवर्स भी किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग द एथेनॉल। तो 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में जो शुगर के प्राइस हैं या जो मिल्क प्राइस है शुगर के वो इंक्रीज हो रहे हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से, जो रेन में शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है उसकी वजह से, और जो ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने शुगर प्रोडक्शन में जो कट किया है उसकी वजह से, ये 3-4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से शुगर की जो प्राइस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और आगे आने वाले मंथ में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे, या शॉर्ट जो न्यूज सेक्शन है उसमें कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल, डिस्कॉम लूजेस फॉल बट डेट लिक्विडिटी वॉज वर्सन। तो डिस्कॉम लॉसेस फॉल बट डेट लिक्विडिटी वॉज वर्सन। तो डिस्कॉम जो कंपनीज हैं उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या हम बोल सकते हैं जो ड्यूज का प्रॉब्लम है, जो डेट का प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। डिस्कॉम कंपनीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ड्यू, बर्डन ऑफ डेट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, फंड क्राइसिस, और जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने कई बार बहुत सारी स्कीम भी लाई हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कई बार स्कीम्स को। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें डिस्कॉम पर देखने को नहीं मिला उन सारी रेस्क्यू स्कीम्स या इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस का। अगर हम रीसेंट बात करें तो रिसेंटली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम्स भी बोलते हैं, उनका जो लॉस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लॉसेस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट स्टिल डेट और जो लिक्विडिटी है वो अभी भी इंपॉर्टेंट चैलेंज बने हुए हैं डिस्कॉम की अकाउंट बुक में। तो जो स्टेट ओन डिस्कॉम कंपनीज हैं उनका लॉस इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ दिख रहा है एज पर द लेटेस्ट एनुअल इंटीग्रेटेड रैंकिंग एंड रेटिंग रिपोर्ट बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, but still reduced capital expenditure and liquidity crunch is also one of the few problems that these state owned companies are facing.
तो जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंडिंग नहीं कर रहे हैं। लिक्विडिटी क्रंच है, वर्किंग कैपिटल जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो कैपेक्स लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। वर्किंग कैपिटल जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है एट अ टाइम व्हेन डिस्कॉम्स आर एक्चुअली लुकिंग एट अ रिकॉर्ड हाई पावर डिमांड। समर आने वाला है इंडिया में, और समर में हमारे यहाँ जो पावर की डिमांड होती है वो हाईएस्ट होती है, और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में डिस्कॉम्स जो हैं वो कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से को या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ना उनके पास कैपेक्स के लिए उनके पास फंडिंग है, ना वर्किंग कैपिटल के लिए उनके पास प्रॉपर फंडिंग है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो प्रॉपर फंडिंग नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम यानी समर में हो सकता है ये डिस्कॉम्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा टंबल होती हुई दिखे। ये तो बात रही फाइनेंस को लेकर के, लिक्विडिटी क्रंच और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के। अगर हम नई रिफॉर्म स्कीम की बात करें जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी, रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, दैट इज RDSS। इस स्कीम के तहत जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको बहुत स्ट्रिंजेंट टारगेट दिए गए हैं फॉर अचीविंग देयर फाइनेंशियल वायबिलिटी और फॉर अचीविंग द प्रॉफिट, जिसकी वजह से भी जो डिस्कॉम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। अगर हम रिपोर्टेड ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो इस पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग जो करंट लाइबिलिटीज़ थी डिस्कॉम कंपनीज की, ये स्टेट ओन डिस्कॉम कंपनीज की, दैट हैव एक्सीडेड देयर ओवरऑल करंट असेट्स, जो कि कभी नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियली वायबल कंपनी के लिए, एक फाइनेंशियली गोइंग कंसर्न कंपनी के लिए। तो डिस्कॉम्स की जो करंट लाइबिलिटीज़ थी वो करंट असेट्स को एक्सीड कर गई हैं, एंड it is nearly twice of the value of their liquid assets. It means उनके liquid assets भी उनकी current liabilities से नीचे हैं। It means इस समय जो डिस्कॉम कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि वो अपने liquid assets को liquidate करके भी अपने जो ड्यूज हैं, जो डेट्स हैं, उसको ओवरकम नहीं कर सकती। And the sector's total liquidity gap stood approximately 3.03 trillion as per the report. तो अगर हम डिस्कॉम्स के लिक्विड एसेट्स को कंबाइंड करें तो वो भी एडिक्वेट नहीं हैं उनके ड्यूज को ओवरकम करने के लिए। हालांकि अभी एज ऑफ नाउ कंबाइंड लिक्विड एसेट जो डिस्कॉम के हैं दैट इज ओनली एडिक्वेट टू कवर द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड ऑपरेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और ऑपरेशनल जो लायबिलिटीज़ हैं केवल उनको ही ओवरकम कर सकते हैं, उनको ही पूरा कर सकते हैं कंबाइंड लिक्विड एसेट्स अगर डिस्कॉम्स के हम लें। जो ओवरऑल ड्यूज हैं, जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, उसके लिए इनसफिशिएंट हैं। तो जो लिक्विड एसेट्स हैं कंपनीज़ के पास वो भी टोटल जो डेट है कंपनीज़ का, डिस्कॉम्स का, उसको ओवरकम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर डिस्कॉम कंपनीज। लॉस बिफोर टैक्स एंड कैपेक्स एडिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 और 22। हालांकि 23 का डेटा अभी नहीं आया, बट ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि लॉस जो है वो थोड़ा सा कम हुए हैं, बट स्टिल जो प्रॉब्लम थी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, वो अभी भी हैं। दिस इज द डेट सिचुएशन। 5.86 टोटल डेट था इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, जो कि 22 में इंक्रीज होकर 6.20 हो गया। अगर AT&C लॉसेस की बात करें, व्हाट इज दिस AT&C लॉसेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग न्यूज चैनल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। तो जो AT&C लॉसेस थे वो 21.50 थे फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि रिड्यूस हुए, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में 16.50। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर लिए थे इन AT लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, मेजर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एंड दिस इज द ACS एंड ARR गैप। तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में इट वॉज 79, रिड्यूस होकर के 40 पैसा पर यूनिट पहुंच गया। सो दिस इज द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ डिस्कॉम कंपनीज। और जिस तरीके से समर में डिमांड बढ़ रही है, बढ़ेगी आगे आने वाले टाइम में, किस तरीके से डिस्कॉम्स जो हैं वो अपने ट्रांसमिशन, जनरेशन और ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, इट इज़ स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर हम लीडर बोर्ड की बात करें तो जो टॉप लीडर्स हैं, अडानी इलेक्ट्रिक मुंबई, उत्तर गुजरात विज कंपनी, मध्य गुजरात विज कंपनी, DNH पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पश्चिम गुजरात विज कंपनी, दीज आर द leaders in terms of the discom sector. This is the area where these companies are operating. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 that is given on page number 4 of business standard. Financial year 23 PSU capex crosses rupee 6.46 trillion revised target.
तो इस फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को CPSEs को टारगेट दिया गया था अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का। 100 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट क्यों दिया गया था? डेफिनेटली कंपनीज जो हैं, जो PSUs हैं, इनके रीडेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन सारे जो कैपेक्स जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनको 100 करोड़ का कैपेक्स का टारगेट दिया गया था। And as per the current data, these large central public sector enterprises has achieved the annual revised target of 6.46 trillion in financial year 23. तो financial year 23 में जो ये कंपनीज हैं, लार्ज CPSEs हैं, इन्होंने 6.46 ट्रिलियन का जो रिवाइज टारगेट था उससे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो कि पिछले साल यानी 22 फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में 9.3% ज़्यादा है एज पर द सोर्सेज। तो बेसिकली 54 जो PSUs हैं, 54 जो PSUs हैं और 5 डिपार्टमेंटल आर्म्स हैं उनको ये टारगेट दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 23 में ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और पिछले साल के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 23 में जो 54 PSUs हैं, इन्होंने टारगेट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट अचीव किया है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 these CPSEs were only able to achieve 103% of their full year revised target, that is 5.75 ट्रिलियन, जो कि इस बार इंक्रीज होकर के 6.46 ट्रिलियन हो गया है। तो अगर हम थोड़ा सा आप रेगुलर हैं इस पर्टिकुलर चैनल तो आपको पता होगा, इससे पहले अगर हम Q3 तक की बात करें तो हमने डिस्कस भी करी थी न्यूज़, जो PSUs थे वो अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट हैं उसका बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पार्ट अचीव कर पाए थे और बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था कि वो जो उनको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में जो टारगेट दिया गया उसको अचीव करें। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि लोअर कैपेक्स टारगेट और जो रिवाइज एस्टिमेट में जो डिसाइड किया गया था उसकी वजह से इस बार जो कंपनीज हैं, जो PSEs हैं, वो अपना रिवाइज टारगेट अचीव कर पाएँ, दैट इज 6.46 ट्रिलियन का। तो बेसिकली एनुअल रिवाइज टारगेट जो था वो रिड्यूस कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द लोअर कैपेक्स एक्सपेंडिचर बाय दीज कंपनीज। तो Q4 में क्या हुआ? Q4 में जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में Q4 में जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है हर सेक्टर में। तो लोएस्ट कैपेक्स टारगेट ऑलरेडी सेट कर दिए गए थे क्योंकि कंपनीज जो थी CPSEs थी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर चल रहा था जिसकी वजह से जो स्पेंडिंग थी उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला और इन्हीं दो रीज़न की वजह से जो CPSEs थी दे वर एबल टू अचीव देयर रिवाइज टारगेट ऑफ 6.46 ट्रिलियन। और अगर CPSEs की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट CPSEs रहीं जिन्होंने हेल्प करी इस एग्रीगेट कैपेक्स टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेट्रोलियम CPSEs। तो ये इंपॉर्टेंट जो CPSEs रहीं वो इस सेगमेंट से रहीं। जबकि अगर बिग CPSEs की बात करें जैसे कि रिफाइनरी, भारत संचार निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, दे हैव एक्चुअली मैनेज टू अचीव 80% ऑफ देयर टारगेट। हालांकि कुछ कंपनीज, कुछ CPSEs ऐसी थी जिन्होंने अभी भी मार्च का अपना डेटा पब्लिश नहीं किया है, बट एज पर द रिसेंट डेटा नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पेट्रोलियम CPSEs थी, उन्होंने एग्रीगेट टारगेट का सिग्निफिकेंट अमाउंट अचीव किया। रिमेनिंग जो 80% है वो भारत संचार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और अदर जो CPSEs थी उन्होंने अचीव किया। तो ओवरऑल जो रिवाइज एस्टिमेट रखा गया था, कैपेक्स का जो रिवाइज टारगेट रखा गया था कंपनीज CPSEs वो अचीव कर पाई एंड दिस इज द स्कोर कार्ड। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 5.75% का कैपिटल एक्सपेंडिचर अचीव किया कंपनीज ने। इस फाइनेंशियल ईयर में 6.46% का एक्चुअली 100% पूरा अचीव किया है कहना कंपनी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कि हमने ऑलरेडी रिवाइज एस्टिमेट्स में जो RE एस्टिमेट्स थे उसमें हमने जो टारगेट था वो रिड्यूस कर दिया था क्योंकि हमें पता था कि CPSEs जो हैं वो पर्टिकुलर जो टारगेट रखा गया उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रिवाइज एस्टिमेट 6.46 ही रखा गया था जो कि कंपनीज ने CPSEs ने 54+5 जो CPSEs हैं उन्होंने पूरा अचीव किया। लास्ट ईयर इट वाज 103% एंड द टॉप परफॉर्मिंग CPSEs ONGC, NTPC, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया, गेल, HPCL, BPCL एंड ऑयल इंडिया। और कितना टारगेट उन्होंने कैपेक्स का अचीव किया, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं Article number 8 that is given on page number 6 of business standard. Pause now, lower later. Repo rate cut may start by year end. रिसेंटली MPC की मीटिंग हुई थी और उस MPC की मीटिंग में MPC ने यूनानिमसली डिसाइड किया था कि जो पॉलिसी रेपो रेट है उसको फ़िलहाल के लिए पॉज कंडीशन में रखा जाएगा, उसमें कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि RBI ने बोला है क्लियरली कि अभी फ़िलहाल के लिए वॉच कंडीशन में है। जो
इस पॉलिसी इंस्टांस है, जो पॉलिसी आउटलुक है, वो अभी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन ही है, बट आरबीआई ये देख रही है कि किस तरीके से जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, इंटरनल सिचुएशंस हैं, वो वेरी कर रही है और आगे आने वाले ने प्रोबेबली जो रेपो रेट कट्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो एमपीसी की 6 मेंबर की एमपीसी की कमेटी है आरबीआई की, उसने डिसाइड किया कि इस बार जो रेपो रेट है वो 6.5% ही रखा जाएगा। अप्रैल रिव्यू में कोई चेंज नहीं किया जाएगा आफ्टर हाइकिंग ये 6 प्रीवियस मीटिंग। हालांकि ये जो पॉज ओनली है, ये दिस इज ओनली फॉर अप्रैल। सेंट्रल बैंक जो है वो अभी आगे की सिचुएशन को वॉच कर रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन डिमांड करेगी उस तरीके से आगे आने वाले टाइम में पॉलिसी रेपो रेट को रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना है एक्सपर्ट्स का भी कि प्रॉबेबली अब वो जो टाइम था पॉलिसी या रेपो रेट को इंक्रीज करने का वो अब वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी अगर इस ईयर की बात करें, कैलेंडर ईयर नॉट फाइनेंशियल ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है आरबीआई एमपीसी जो है वो रेपो रेट रिडक्शन या रेपो रेट कट पर भी जाए। तो आरबीआई का जो पॉज का डिसीजन रहा है, इस पर्टिकुलर डिसीजन ने जो डिबेट चल रही थी इकॉनमी में कि हायर फॉर लॉन्गर की जो रेपो रेट हैं वो अभी फ़िलहाल लॉन्गर पीरियड के लिए हाई रहेंगे, उस पर्टिकुलर डिबेट को बेसिक कहीं ना कहीं पंक्चर कर दिया है इस पर्टिकुलर आरबीआई के डिसीजन ने। अब ये जो डिसीजन जो डिबेट है ये लोअर फॉर लेटर और लॉन्गर पर कम बैक होगा, यानी आगे आने वाले टाइम प्रोबेबली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और एमपीसी है वो रेपो रेट में कट कर सकती है आगे आने वाले टाइम में एज पर द एक्सपर्ट। तो डेटा डिपेंड पॉलिसी होगी, जो सिचुएशन जिस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल रहेगी उसी को देखते हुए एमपीसी और आरबीआई जो है आगे आने वाले टाइम में डिसीजन ले सकती है। बट नाउ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट the time is over for higher for longer, now it is eventually lower for later or longer। but जो डिसीजन है वो probably इन्फ्लेशन और जो डेटा आगे आने वाले टाइम में पब्लिश होगा इकोनॉमी को लेकर के उस पर डिपेंड करेगा। सो दिस इज द रियल रेट। रेपो रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 6.50 है। सीपीआई जो है वो इस समय 6.44 है। आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट 4+- 2 है, यानी 2 से लेकर के 6 तक। तो आरबीआई एंटिसिपेट कर रही प्रोबेबली अपकमिंग मंथ्स में जो इन्फ्लेशन है स्पेशली सीपीआई जो है वो 6 से नीचे हो जाएगी। बट लेट अस सी कि वो एक्चुअली में होती है नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से मानसून को लेकर के फोरकास्ट किया गया है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि इन्फ्लेशन जो है वो 6 के नीचे आएगी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एफएमसीजी सेल रूरल इंडिया पुल्स अहेड। तो अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, तो एफएमसीजी का जो मोस्ट ऑफ द सेल रहा है Q4 में, फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 में, उसमें मोस्ट ऑफ द जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेल रही है वो जो रूरल एरिया से आती है वो शार्पली इंक्रीज करी है, वाइल द अर्बन सेल ग्रू एट अ स्लोअर रेट। तो अर्बन और रूरल में जो अगर एफएमसीजी सेल की बात करें तो रूरल इकोनॉमी में, रूरल एरिया में एफएमसीजी की सेल में हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द urban area. As a result, sale for the whole year as well grew faster in rural area than urban as per the recently data published by Retail Intelligence platform। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आईएनसी में रिपोर्ट हाईली प्रॉफिटेबल Q4। तो इस बार ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 का डाटा जब पब्लिश करेंगी तो हो सकता है कि जो Q4 है वो हाईली प्रॉफिटेबल रहे, ऐसा मानना है कई सारे ब्रोकरेजेस हाउसेस का। सो आफ्टर अ रिलेटिवली म्यूटेड शोइंग इन प्रीवियस 2 quarters, this particular Q4 of financial year 23 expected to show the higher earnings, especially for banking, financial and insurance companies and FMCG sector, basically BFSI sector, ऑटोमोबाइल सेक्टर और FMCG, इन सेक्टर में कंपनीज के बारे में एंटिसिपेट किया जा रहा है कि Q4 का जो उनका रिजल्ट रहेगा दैट विल बी हाईली प्रॉफिटेबल एंड द कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज एक्सक्लूडिंग द अडानी इंटरप्राइजेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोन अप्रॉक्सीमेटली 50%, 15%, 15% से इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर सकता है निफ्टी 50 का फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं Q4 जो होता है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर प्रॉफिट ज़्यादा ही होता है, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाए। लेट अस वेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एल नीनो लाइकली टू कीप मानसून रेन बिलो नॉर्मल स्काईमेट। ये न्यूज़ हम मिनट में डिस्कस कर चुके हैं, नथिंग न्यू। दिस इज द ओनली टेबल दैट यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट कि कितना परसेंटेज ऑफ LPA रहा
फोरकास्ट कितना किया और कितना रिवाइज करके कितना एक्चुअल रेनफॉल देखने को मिला इंडिया में 2018 से लेकर 2023 तक का एज पर द स्काईमेट. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन फोरकास्ट, एक्चुअल फोरकास्ट, रिवाइज फोरकास्ट एंड एक्चुअल रेनफॉल. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 1200 megahertz spectrum in 6 gigahertz band needed for communication, COAI. What is this COAI? COAI stands for Cellular Operator Association of India. तो Cellular Operator Association of India ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है या रिटर्न में एक रिक्वेस्ट दी है दैट दे आर रीइटरेटिंग इट्स पोजीशन दैट टेलीकॉम ऑपरेटर टू बी कंसीडर फॉर द लार्जर शेयर ऑफ मिड बैंड स्पेक्ट्रम इन 6 gigahertz. और आर्ग्यू ये किया है कि जो 1200 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट करना चाहिए मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इन इंडिया इन बेसिकली 6 गीगाहर्ट्ज बैंड. तो बेसिकली जो एलोकेशन हुआ है स्पेक्ट्रम को लेकर के उसमें कुछ चेंजेस चाहता है COI और कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साइट करते हुए बेसिकली सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी को लिखा है कि दे वांट 1200 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 6 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ. अभी इंडिया में अगर बात करें करंटली ओनली 720 मेगाहर्ट्ज इज अवेलेबल इन मिड बैंड इन इंडिया. तो अभी इंडिया में केवल 720 मेगाहर्ट्ज अवेलेबल है. डिमांड जो करी जा रही है वो 1200 मेगाहर्ट्ज की करी जाए. तो लेट अस सी वेदर दिस पर्टिकुलर डिमांड विल बी एक्सेप्टेड और नॉट. हालांकि इंडस्ट्री ने आर्ग्यू किया है कि जो 5G डिप्लॉयमेंट है उसके लिए ये रेंज जो है वो सूटेबल है. जो अभी रेंज दी गई है दैट इज़ नॉट एक्चुअली एप्रोप्रिएट एज पर द इंडियन लैंड. और इसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि टेलीकॉम रिवेन्यू की बात करता है. देख लेते हैं इस न्यूज़ को भी. टेलीकॉम रिवेन्यू ग्रोथ में स्लो इन Q4. तो टेलीकॉम कंपनीज आर लाइकली टू रिपोर्ट मॉडरेट रिवेन्यू ग्रोथ. Q4 का जो रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो मॉडरेट रह सकता है, वो डिक्लाइन भी हो सकता है. एंड जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है वो भी हमें डिक्रीज देखने को मिल सकती है. तो म्यूटेड सब्सक्राइबर ग्रोथ और डिक्लाइन या मॉडरेटेड रिवेन्यू ग्रोथ जनवरी टू मार्च क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द क्लंच ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या है? सब्सक्राइबर ग्रोथ डिक्रीज हो रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट टैरिफ हाइक है वो भी नहीं किया है कंपनीज ने. टैरिफ हाइक कंपनीज ने नहीं किया है, टैरिफ हाइक नहीं हुआ जिसकी वजह से जो प्राइस हैं वो नहीं इंक्रीज हुए हैं टैरिफ जो प्लान्स के. तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट है वो नहीं ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. तो अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्जिन एक्सपेंशन इज ऑल्सो लाइकली टू बी लिमिटेड और डिक्लाइन ड्यू टू द राइज इन नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं 5G डिप्लॉयमेंट की वजह से, लेकिन टैरिफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है. सब्सक्राइबर ग्रोथ भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुई है. तो 5G में स्पेंडिंग बढ़ रही है बट सब्सक्राइबर ग्रोथ टैरिफ हाइक नहीं हो रही जिसकी वजह से जो ARPU ग्रोथ है वो मॉडरेट दिखेगी फॉर Q4 ऑफ financial year 23. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.